कल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था, उसी के आगे देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इसको पहले लिख ले रहे हैं 3d 4s। ठीक है, तो अगर मान लो तुमको स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हो, या स्कैंडियम पे मान लो हमने डबल पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यहीं पर क्रोमियम पे हमने मान लो 3+ चार्ज लगा दिए, एक एलिमेंट ले रहे हैं Fe, इसका एटॉमिक नंबर 26, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और इसी पर डबल पॉजिटिव चार्ज लगा दे रहे हैं। देखो यार कोई आया, निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और यहाँ निकल पर डबल पॉजिटिव चार्ज लगा दे रहे हैं। कॉपर का करेंगे और यहीं पर कॉपर पर डबल पॉजिटिव चार्ज लगा दे रहे हैं। ठीक है, देखो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में और इन्हीं के आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ठीक है ना, और ये मेन चीज़ें इसी का आज यूज़ भी होगा पूरा। देखो जैसे हमें 21 से 90 तक के 29 तक के एलिमेंट का करना है, तो हम सबसे पहले 1s उठाएंगे, तो 1s s ऑर्बिटल में बताया था कि केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में 6 और d में 10 और f में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 21 का करना है, सबसे पहले 1s, अब 1s उठाया, s में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आते तो 1s2, इसके बाद 2s, s में केवल 2 इलेक्ट्रॉन तो 2s2, यहाँ पर 2p6 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 3s, s में 2 इलेक्ट्रॉन 12 हो गए, फिर 3p, p में आते 6 तो 18 हो गए। इसके बाद हमने कहा था 3d लिखकर ड्रॉप कर देते हैं, 3d लिखते हैं लेकिन ड्रॉप कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन भरते नहीं है। इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं 4s में, और कहा था 4s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं अकॉर्डिंग टू मोबाइल नंबर 222 12 222 12 222 12 222 12। इसका क्या मतलब है, केवल 24 वाले एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं और 29 वाले में एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, बाकी सभी में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो देखो यहां तक हो गए 18, फिर 3d को छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर दिया 4s, 21 वाले में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 2 भर दिए। अब काउंट कर लो तो 18 और 2 20 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बचा है वो यहाँ पे भर देंगे, हो गया। अब इसका करते हैं, देखो तो सबसे पहले 1s, s में 2, फिर 2s, s में 2, फिर 2p, p में 6। अच्छा कॉमा कहाँ लगाते हैं, जब तक सेम नंबर चलता है तब तक बीच में कहीं कॉमा नहीं लगता है। जैसे 1 खत्म हुआ, अब 2 नंबर स्टार्ट, तो यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा। जब 2 नंबर चल रहा है, 2 नंबर खत्म होगा, कोई न्यू नंबर आएगा तब कॉमा लगाते हैं। यहाँ पे 3 3 3 था तो कॉमा नहीं लगेगा, 4 नंबर आया 3 के बाद तब कॉमा लगेगा। तो 1s 2s 2p6, इसके बाद 3s, s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3p, p में 6 इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, फिर 3d लिखकर ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन नहीं भरते हैं, इलेक्ट्रॉन भरते हैं पहले 4s में। ठीक, तो 21 22 23 24 में केवल एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। अब जितने बच जाएंगे इसमें तो आवाज जाती है, इसमें 18 यहाँ हो गए और 19 हो गए, तो हमारे पास केवल 5 इलेक्ट्रॉन बचे। इसको देखो 1s 2 2s 2 2p 6, फिर 3s 2, फिर 3p 6,
फिर 3D लिखकर छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे, पहले 4s को भरेंगे, काउंट कर लिया करो 21, 22, 23, 24, 20, ये स्टार्ट होता है 21 से, आपके पास जो एटॉमिक नंबर हो वहीं तक गिनते रहो, तो 26 तक जाना है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 2 हो गए। अब काउंट कर लो, 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए यहाँ पे भरेंगे। यहाँ देखो सबसे पहले आता है 1s, s ऑर्बिटल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 1s2, फिर इसके बाद आता है 2s, s ऑर्बिटल में केवल 2 आते हैं तो 2, फिर 2p, p में आते हैं 6, फिर 3s, s में आते हैं 2, फिर 3p, p में आते हैं 6, फिर 3D लिखकर ड्रॉप कर देते हैं। 3D लिखते हैं बट इलेक्ट्रॉन नहीं भरते हैं, इलेक्ट्रॉन भरेंगे पहले 4s में, 4s में भरो, 28 है तो 24, 25, 26, 27, 28, 28 के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन। अब काउंट कर लो 8 इलेक्ट्रॉन बच गए। लास्ट देखो सबसे पहले 1s2, फिर 2s2, फिर आता है 2p। देखो ऑर्बिटल से मतलब होता है, ऑर्बिटल के नंबर से कोई मतलब नहीं। जैसे p के साथ 2 नंबर है तो भी p में 6 ही मैक्सिमम आ सकते हैं, p के साथ 3 नंबर है तो भी 6। किसी भी ऑर्बिटल के आगे नंबर कुछ भी हो, लेकिन ऑर्बिटल में केवल उतने ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जो कैपेसिटी होती है। s के साथ 1 नंबर तब भी इसमें केवल 2 ही आ सकते हैं, s के साथ 2 नंबर लग गया, नंबर बढ़ गया तो ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो 2 ही आएगा। s के साथ 3 नंबर में भी तो, और 4 नंबर में भी 2, चाहे s के साथ 8 नंबर लगेगा और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केवल 2 ही आ सकते हैं। तो यहाँ पे 2p6 हो गया। अब 2p के बाद 3s, s में 2, फिर 3p, p में 6, फिर 3D लिखकर ड्रॉप कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन पहले फिल करते हैं 4s में, s में आते हैं केवल 2। कॉपर है सॉरी, तो कॉपर में कितना आएगा 1, तो कॉपर के अकॉर्डिंग 1। अब काउंट कर लो तो 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो ये तो हो गया भैया सिंपल, केवल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देना। अब इन्हीं के आयंस में 2 बातें। सबसे पहली बात तो बताया था, जितने प्लस चार्ज लगते हैं उतने इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाते हैं। तो 21 में से 2 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गए तो इलेक्ट्रॉन बचे केवल 19। 24 में से 3 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर गए तो केवल 21 बचेंगे। 26 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर गए तो 24। 28 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर गए तो 26। 29 था, 2 प्लस चार्ज लगा दिए तो इलेक्ट्रॉन 2 डिक्रीज कर गए, हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचे 27। अब देखो, अब हम लोग ऑर्डर यही वाला चलाएंगे, ठीक, बट इलेक्ट्रॉन अब ये देखेंगे जो घटे। अब हमें जो नंबर लिखा है इससे मतलब नहीं, जितने प्लस चार्ज लगे थे उतने इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करके अब जो इलेक्ट्रॉन बच गए हैं हम उनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें। इसमें खास बात ये होती है, जब किसी भी एलिमेंट पर प्लस चार्ज लग जाता है तो इलेक्ट्रॉन 4s में इंटर ही नहीं करता है, 4s को भरा ही नहीं जाता है। जब तक इन पे प्लस चार्ज नहीं लगेगा तब तक इलेक्ट्रॉन 3p के बाद 4s बनेंगे, बचेंगे तो 3d में भरेंगे। लेकिन अगर इन्हीं पर पॉजिटिव चार्ज लग जाए, नेगेटिव तो आता ही नहीं क्योंकि ये सब मेटल्स, तो नेगेटिव तो आएगा नहीं, तो प्लस ही चार्ज लगेगा। तो जब इन पर प्लस चार्ज लग जाता है तो इलेक्ट्रॉन 4s में इंटर ही नहीं करता है। 3p के बाद इलेक्ट्रॉन सीधे 3d में जंप कर जाता है। देखो कैसे, उसका रीजन बता रहा है अभी क्यों ऐसा होता है। देखो 21 थे, अब 2 कम हो गए, 19 बचे, तो क्या आएगा 1s, s में 2, फिर 2s, s में 2, फिर 2p, p में 6, फिर 3s, s में 2, बस गिनना होता है। 3p, p में आते हैं 6, 18 हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा है। वैसे 3p के बाद 4s भरते हैं, लेकिन अब 4s नहीं भरा जाएगा, सीधे इलेक्ट्रॉन 3d में इंटर करता है। उसका रीजन क्या है तो अभी बताते, पूरे सभी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाए तो बताते हैं इसको। अब यहाँ देखो 1s, s में 2, फिर 2s, s में 2, फिर 2p, p में 6,
फिर 3s, s में 2, 3p, p में 6, 3d लिख के ड्रॉप कर देते थे। इलेक्ट्रॉन 4s में भरते थे, बट अब इलेक्ट्रॉन 4s में नहीं भरेंगे, इलेक्ट्रॉन सीधे 3d में। देखो 18 हो गए और 3 बचे हैं, तो ये हो गया। यहां देखो 1s2, फिर 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d लिख के ड्रॉप कर देते थे। बचते थे तो भरते थे, लेकिन अब 4s में जाएगा नहीं। 18 हो गए, 6 बचे हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18 हो गए। 8 बचे हैं, तो 3d 8 लास्ट एलिमेंट। देखो अब यहाँ पे एक्सेप्शन वाला भी केस नहीं काम करता है कि तुम्हें लग रहा है 29 है तो 4s में 1 बनेंगे। क्यों बनेंगे? अब तो 4s आ ही नहीं रहा है, तो 1 और 2 से मतलब ही नहीं रहा। ये देखो 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, 3s2, 3p6 और 3d लिख के ड्रॉप कर देंगे। 4s में इलेक्ट्रॉन भरते थे, बचते तो 3d में, लेकिन अब 4s नहीं बनेंगे। 18 हो गए, 9। देखो ये हमेशा देखो ये जो ऑर्डर बनाया जाता है ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, और ऑफ बाउ प्रिंसिपल होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ भरते हैं। ठीक, तो होता क्या है कि जो सही ऑर्डर होता है, हमने कल बताया था, तो ये होता है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s और 3d। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग एनर्जी का जो सही ऑर्डर होता है वो ये होता है कि 4s पहले आता है, 3d बाद में आता है। बट हम लोग ऑर्डर ये लिखते हैं, हम लोग इसलिए ऑर्डर को चेंज करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि नंबर का क्रम ना बदले। देखो 1 खत्म हुआ तो 2, 2 खत्म हुआ तो 3, 3 के बाद 4 आना चाहिए। तो हम इस नंबर के ऑर्डर को अच्छे से अरेंज करने के लिए ये लिखते हैं, जबकि ऑर्डर से यही होता। तो देखो हम लोगों ने ऑर्डर भले ही चेंज कर दिया है, बट इलेक्ट्रॉन भरने का मेथड चेंज नहीं किया है। ऑर्डर तो हमने चेंज कर दिया, 4s के बाद 3d आता है, फिर हम लोगों ने 3d के बाद 4s किया, तो ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इलेक्ट्रॉन सही ऑर्डर में भरने चाहिए। तो ऑर्डर क्या होता है कि 3p के बाद पहले 4s भरना होता है, उसके बाद 3d। तो हम लोग कर तो वही रहे कि पहले 3p भर रहे थे, उसके बाद 4s भर रहे थे, जब बचे थे तो 3d भर रहे। तो हमने ऑर्डर चेंज किया है, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का मेथड चेंज नहीं किया। 3 के बाद 4s भरा, बच गए तो हमने इलेक्ट्रॉन 3d में सेट कर दिए। यानी हमें ये पता है अच्छे से कि भैया 4s का एनर्जी कम होती है और 3d की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। तो पहले लो एनर्जी वाला भरते हैं, फिर हाई एनर्जी वाला भरते हैं। तो समझो, यानी इलेक्ट्रॉन जब भरा होगा तो पहले लो एनर्जी वाला, फिर हाई एनर्जी वाला। अगर आप देखना कायदे से, हम इसको अगर मान लीजिए प्लस चार्ज ना लगे होते तो हम लोग क्या करते, 3s2 और 3p6 3d लिख के ड्रॉप कर देते। पहले लो एनर्जी वाला भरते, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते। अब देखते बचे कितने, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है तो 1 भरते। तो देखो जब इलेक्ट्रॉन जिसमें फिल पहले करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव भी पहले वहीं से किया जाता है। जैसे 21 था तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता, बट 2 प्लस चार्ज की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे कहां से, जिसको पहले भरा था वहीं से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो 3p तक तो भरा था, 3d और 4s में पहले 4s भरा, फिर 3d भरा। तो जब हमें 2 इलेक्ट्रॉन कम करना था तो उसी से पहले कम करेंगे जिसको भरा पहले था। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने थे, तो इन दोनों में पहले 4s भरा था, फिर 3d भरा था। तो जिसको पहले भरा था वहीं से इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो 21 से 2 हटाने थे, तो हमने यहां से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, तो यहां बचा 0। किसी की पावर 0 हो जाता है 1, तो 4s गायब हो गया। स्टार्टिंग में तो इधर से भरा था, अरे लास्ट से निकालोगे ना इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन तो लास्ट से निकालोगे। अरे कोई चीज रखी है, मान लो बिस्कुट का पैकेट है, तुम कोई फाड़ो, अब बिस्कुट के पैकेट में कम से कम नहीं तो 20 बिस्कुट है। अब तुमने फाड़ा इधर से, तो निकालोगे तो पहले इधर से निकालोगे ना, लास्ट से तो निकलेगा इलेक्ट्रॉन, कि तुम 20 से तो निकाल नहीं पाओगे, उधर से नहीं निकाल पाओगे। अब यहाँ ये तो ऑर्डर बढ़ता चला जाता, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो सबसे कॉर्नर से निकलेंगे, लास्ट से क्रम से निकालोगे ना, 20 तो नहीं निकल पाएगा भाई। जैसे कोई चीज रखी, अब इसके ऊपर फिर रखते चले गए, तो कुछ निकालनी होगी तो यहाँ बिल्कुल लास्ट से निकालोगे ना, शुरुआत से थोड़ी निकाल लोगे, वो तो एक के नीचे दबा रखा है ना। मेरी बात से मेरे, कोई चीज रखी है उसके ऊपर रखते चले जाओ, अब निकालना होगा तो लास्ट से निकालोगे, शुरुआत से थोड़ी निकाल पाओगे। तो लास्ट में दो में से किसी एक से निकालना है। अब लास्ट में दो में से किससे निकालोगे, तो इसको भरा पहले गया। अब देखो जैसे इसको करते हैं, अब पहले नॉर्मल वाला समझना। मान लो प्लस चार्ज ना लगे होते तो इलेक्ट्रॉन 24 होता, तो हम क्या करते, 3p तक भरते, 3d को ड्रॉप कर देते और 4s भरते, तो 24 के अकॉर्डिंग क्या आता 1। अब कितने बचे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अगर ये प्लस चार्ज ना होते, 24 इलेक्ट्रॉन होते, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हो जाता। वह 3 प्लस चार्ज की वजह से 3 इलेक्ट्रॉन हमें कम करने हैं, तो कम वहां से करेंगे जिसको भरा पहले गया था लास्ट में, तो पहले भरा गया था 4s को, तो इससे कम करेंगे। तो हमने एक तो यहां से कम कर दिया, बट दो भी और भी कम करने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन और कम करें। अब इससे एक निकल गया, 2 और कम करने, तो अब 2 इससे निकालो, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने इससे निकाला। हाँ सॉरी, 2 इससे निकाल दिए तो 3 बचा, तो यहां से एक था निकल गया तो 0 बचा, किसी की पावर 0 1 और ये बचा। अब ये देखो 26 था, अगर ये प्लस चार्ज ना होते तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होता, 3p तक भरते, 3d ड्रॉप करते, 4s में 2 भरते। अगर बच जाते तो 3d में भरते, तो 20 और 6 बचे हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते। बट 2 प्लस चार्ज की 2 कम हो गए, तो 2 टर्न निकालो, लास्ट से निकालेंगे। तो पहले हमने यहाँ से 2 निकाल दिए, केवल 2 ही निकालने थे, तो हमें यहाँ से निकालना ही पड़ेगा। किसी की पावर 0 क्या हो गया 1। यानी कुल मिला के मोटे मोटे तौर पे ये समझ आया कि अगर इन्हीं एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एसपीडीएफ में करना होता है, बट वो आयंस के फॉर्म में हो, तो 4s आता ही नहीं है, सीधे इलेक्ट्रॉन 3d में ही जंप कर जाता है। तो देखो आप वाव की डेफिनेशन क्या होती है, सुनना डेफिनेशन, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एनी एटम और आयन, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एनी एटम और आयन in the terms of SPDF is known as Aufbau principle। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन SPDF के फॉर्म में या SPDF के टर्म्स करना Aufbau प्रिंसिपल कहलाता है। भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है K एलिमेंट के फॉर्म में 2 8 18 32, ये होता है बोहर-बरी का लॉ, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है SPDF, केवल 2 ही टाइप का होता है। तो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एनी एटम और आयन इन द टर्म्स ऑफ एसपीडीएफ इज नोन एज Aufbau प्रिंसिपल। एक दूसरी डेफिनेशन होती है स्टेप वाइज फिल्ड इलेक्ट्रॉन इन सब सेल इज कॉल्ड Aufbau प्रिंसिपल। स्टेप वाइज फिल्ड इलेक्ट्रॉन इन सब सेल आर कॉल्ड Aufbau प्रिंसिपल। यानी इनको कहते हैं सब सेल, इनमें इलेक्ट्रॉन स्टेप वाइज भरते हैं। कैसे, पहले इसको भरते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो हम इसको भरते हैं, फिर बच जाते हैं तब इसको भरते हैं, फिर बच जाते हैं तो इसको। यानी हम ये नहीं करते कि पहले 3s उठा के भर दिया, फिर मेरा मन आया तो फिर 1s को भर दिया, फिर मन आया तो 4s भर दिया। तो हम इस सब सेल के ऑर्डर में स्टेप वाइज इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक, स्टेप वाइज इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन सब सेल आर कॉल्ड Aufbau प्रिंसिपल। बताया था Aufbau कोई साइंटिस्ट नहीं थे, ये एक जर्मन वर्ड होता है जिसका मीन्स होता है कंस्ट्रक्शन, किसी भी चीज को बनाना। कोई दिक्कत? तो देखो कल हम लोगों ने 1 से 20 तक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया था, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, केवल ऑर्डर याद करना होता है। अगर ये ऑर्डर जो होता है 1 से लेकर 20 तक के लिए होता है,
सिर्फ ऑर्डर याद कर लो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन कर सकते हो। 20 के ऊपर थोड़ी दिक्कत होती है जब 21 से मामला 30 तक के लिए पहुंचता है। इसमें दिक्कत यही आती है सिर्फ कि हम नॉन स्टॉप 3p तक तो भरते रहते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। 3p तक तो बिल्कुल आराम से भर जाता है। फिर समस्या आती है 3D और 4s में। तो 3D और 4s में क्या करते हैं, 3D लिख जरूर लेते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं भरते हैं। 3p तक नॉन स्टॉप भरते हैं, 3D लिख के ड्रॉप करते हैं, 4s में भरते हैं। 4s में भरते समय ये याद रखते हैं कि जब 24 आएगा तो इसमें एक फिल करेंगे और 29 आएगा तो एक। 24, 29 में सिर्फ एक एक भरेंगे, बाकी काउंट कर लेंगे, जितने बचेंगे वो इसमें भर लेंगे। अच्छा 24, 29 के अलावा यहाँ तक तो 3p में 18 भरते हैं। 24, 29 के अलावा सब में 4s में 2, 2, 2, 2 भरेंगे, फिर काउंट करेंगे टोटल जितने बचेंगे 3D में। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में सिर्फ दो ही बातों का ध्यान रखना होता है। एक तो हमें ये पता हो S में 2, P में 6, D में 10, F में 14 आते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सी चीजें याद हो जाएगी। और दूसरा ऑर्डर याद करना। ऑर्डर याद करने की ट्रिक बताई थी, आप उससे ऑर्डर बना सकते हो, ठीक है ना। ऑर्डर याद कर लो और वो उसको कर लो, फिर किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप बड़े आराम से कर सकते हो। सुनो, अब इसके बाद का जो टॉपिक होगा ऑब्वर्ब प्रिंसिपल और हुन्स लॉ के कॉम्बिनेशन से बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, सिंपल से। देखो हुन्स लॉ क्या होता है। हुन्स लॉ ये बताता है कि मान लो किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो हमने नाइट्रोजन का किया, सपोज दैट, क्या होगा, सबसे पहले उठाएंगे 1s। अब s में कितने आते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। फिर 2s उठाएंगे, 2s में कितने आते हैं, 2। फिर 2p उठाएंगे, p में कितने आएंगे, 3। 7 होते हैं, 4 फिल हो गए, 3 बचे। अब हम क्या करते हैं, इसमें हमेशा लास्ट वाला सबसे लेते हैं, तो 2p3 ले लिया। अब 2p3 लेके क्या करेंगे, p में बॉक्स कितने होते हैं, कल बताया था s ऑर्बिटल में एक बॉक्स होता है और p में 3 बॉक्स होते हैं और d में 5 बॉक्स, f में 7 होते हैं। f की वैसे नौबत ही नहीं आती है, बहुत रेयर केस में किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया जाता है जो f में पहुंचे। तो देखो किसी भी एलिमेंट का मान लो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते 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 आप 2p3 पे पहुंचे, तो क्या करना होगा, किसी भी एलिमेंट का जो लास्ट सब सेल होगा उसको उठा लेंगे। लास्ट सब सेल क्या है, 2p3 है, इस 2p3 को उठा लो। फिर ये देखो कि जो उठाया है लास्ट सब सेल उसमें ऑर्बिटल कौन सा है। अगर तुमको s ऑर्बिटल दिखता तो एक बॉक्स बना लेते, अगर मान लो f ऑर्बिटल दिखता तो 7 बॉक्स बनाते, d दिखता तो 5 बॉक्स। फिलहाल में p दिखा है तो p में एक ही बॉक्स होता है, सॉरी p में कितने 3 बॉक्स होते हैं, 3 बॉक्स बना लिए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो देखो इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका बताया था, बॉक्स में इलेक्ट्रॉन चाहे हाफ एरो से फिल करो या फुल एरो से। ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन फिल करना तो बॉक्स के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे, सिंबल नहीं बनाना होता है, ये तरीका गलत होता है। इलेक्ट्रॉन फिल करने का मेथड होता है, आप एरो से इलेक्ट्रॉन को शो किया जाता है। तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन भरने तो कैसे भरेंगे, हर एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। s में एक बॉक्स होता है 2 आते हैं, p में 3 बॉक्स होते हैं 6 आते हैं, d में आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और f में आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। तो देखो p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हमको ये बताता है कि हर एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो देखो हर एक बॉक्स में 2 आएंगे, तो पहला और दूसरा, ठीक, फिर ये तीसरा। तो पहली बात तो ये सुनो, देखो पहली बात तो सुनो, किसी एक ही बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी सेम डायरेक्शन में नहीं भर सकते, इम्पॉसिबल है। ना ही दोनों क्लॉकवाइज भर सकते हो और ना ही एंटी क्लॉकवाइज। उसका रीजन क्या है कि एक बॉक्स में जब आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, एक ही बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दोगे और इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज, यानी एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों पे नेगेटिव चार्ज और माइनस माइनस के बीच क्या लगता है, रिपल्सन। तो रिपल्सन की वजह से
माइनस माइनस के बीच क्या लगता है, रिपल्सन फोर्स। तो रिपल्सन में से एक क्लॉकवाइज हो जाता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। तो कभी भी एक बॉक्स में दो इलेक्ट्रॉन ना ही सेम डायरेक्शन बढ़ सकते हैं, यानी क्लॉकवाइज भी नहीं बढ़ सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज। तो पहली बात तो ये समझ में आ गई कि एक बॉक्स में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं बट दोनों सेम डायरेक्शन में। तो हमने एक ऊपर एक नीचे भरा, दो हो गए, एक बच गया तो यहां बढ़ गया, बट फिर भी ये मेथड जो है वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि हुंड ने ये कहा था कि झुंड ना लगाओ, यानी इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो इलेक्ट्रॉन भरने का मेथड ये है कि आप इकट्ठे दो इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हो, ठीक है ना। कैसे, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर में कोई व्यक्ति आया है रिश्तेदार और तुम्हें पता कि बहुत खाना खाता है, ठीक है ना, सुनो, तो तुम उसको एक कटोरा भर के दाल दे दो और 40 रोटी रख दो, ठीक है ना, और एक बाल्टी उसके बगल में पानी रख दो, ठीक है, तो वो खाएगा नहीं, भले ही इतना खाता होगा लेकिन वो शर्म के मारे नहीं खाएगा। वो 40 रोटी उसकी थाली में इकट्ठे रख दोगे तो नहीं खाएगा, भले वो 40 खा जाए। पहले 4 रखो, 3 बचे खत्म होने वाली, फिर 4 रखो, फिर 4 रखो, फिर 4, थोड़ा थोड़ा रखते रहोगे तो खा लेगा, लेकिन इकट्ठे रख दोगे तो नहीं। जैसे तुम ही लोगों कोई चीज खाते पीते हो, ठीक है ना, लेकिन खरीद के खाओ तो अच्छे से खाओगे। वही शादी पार्टी में खाते हो, प्लेट भर लेते हो, लेकिन 2 चम्मच खाई चाउमीन फेंक देते हो। तो इकट्ठे अगर कोई चीज मिल जाती है तो नहीं खा पाते। वही हुंड ने कहा था कि झुंड लगाओ, भले ही एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं भर सकते हो, लेकिन तरीका क्या है कि सब में पहले एक 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 भर दो, जब बच जाए तो रिपीट करो। 3 इलेक्ट्रॉन भरने तो ये पहला, फिर दूसरा, ये तीसरा, अब बचे ही नहीं है तो कोई बात ही नहीं, ये मेथड आपका सही होता है। और देखो, मान लो किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते करते तुम पहुंच गए 3D7 पर, किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते करते तुम 3D7 पे जाके रुके, तो हमें पता है डी में बॉक्स होते हैं 5, डी में 5 बॉक्स होते हैं, तो पहले तो 5 बॉक्स बना लो। अब पहली बात तो ये पता कि इलेक्ट्रॉन भरने तो एरो से भरेंगे और दोनों सेम डायरेक्शन नहीं, तो एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, फिर एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, फिर एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज। अब बचे ही नहीं है, ये मेथड हो गया गलत। 7 भरने तो 1 2 3 4 5, अब बच गए हैं तो रिपीट कर दो। मान लो किसी कोचिंग में ही ऐसे नॉर्मली पार्टी वगैरह हो रही हो, अब कोचिंग में मान लो 40 स्टूडेंट हैं, समझना, मान लो कोचिंग में 40 स्टूडेंट हैं और कोल्ड ड्रिंक की 2 बॉटल मंगा ली गई है ना, और सबको एक एक डिस्पोजल वाला ग्लास दे दिया गया और सबको कोल्ड ड्रिंक बांटनी है। तो क्या होगा, अगर सबकी ग्लास में पूरा ऊपर तक भर भर के ग्लास कोल्ड ड्रिंक देते रहोगे तो 40 में मान लो 30 या 32 स्टूडेंट तक पहुंची और फिर कोल्ड ड्रिंक क्या हो गई, खत्म हो गई। तो तरीका क्या है, पहले सबको आधी आधी ग्लास भर भर के दो कोल्ड ड्रिंक, तो सबको बच जाए। अगर फिर बच जाती है तो किसी किसी के जा करके आप थोड़ी सी और डाल सकते हो, रिपीट कर सकते हो। तो तरीका ये होता है कि सब में पहले एक 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 भर दो, अगर बच जाते हैं तो उसको रिपीट कर दो, ठीक है ना, ये हो गया। जैसे मान लो हमको किसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करते करते 4F11 पे जा करके पहुंचे, तो F में बॉक्स होते हैं 7, तो F में 7 बॉक्स होते हैं। अब 11 टाइम बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये मेथड गलत। सबको तुमने 2-2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, लास्ट में 2 बंदों में एक को एक ही मिला और एक को एक ही नहीं मिला। मान लो 20 लोग हैं, समोसे लेके आए, अनगिनत ऐसे ले आएंगे, तो 20 लोगों के हिसाब से तुमने गिन करके 20 समोसे लेके आए, बाद में धीरे धीरे स्टूडेंट बढ़ते बढ़ते वो 32 लोग हो गए। अब तुम समोसे 20 लोग हिसाब से लाए हो, 40 और लोग हुए 32। अब तुमने क्या किया, सबको 2-2 बांटने लगे, तो 2-2 सबको बांटोगे तो 20 लोगों को 2-2 मिल जाएंगे, बाकियों को 12 लोगों को मिलेंगे नहीं, एक भी नहीं मिल पाएगा। तरीका ये, सबको पहले एक 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 बांट दो, अगर बच जाते हैं, किसी का ज्यादा मन है तो दोबारा में एक एक रिपीट कर दो, या फिर जितने बचे उसको तोड़ तोड़ के आधा आधा दे दो। अगर आप शुरुआती में सबको 2-2 बांटने लगोगे तो आधों को एक भी नहीं मिलेगा। तो वही उन्होंने कहा था कि सबसे पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर लो, अगर बच जाए तो रिपीट कर दो, ना बचे तो कोई बात ही नहीं। अब यहाँ 11 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये मेथड।
हुंड ने कहा था, जुड़ने लगो, हुंड के अकॉर्डिंग किसी भी सब सेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक सब में एक इलेक्ट्रॉन ना फिल हो जाए। यानी किसी भी सब सेल में इलेक्ट्रॉन तब तक पेयर्ड नहीं हो सकते जब तक हर एक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। ठीक, तो हुंड का नियम समझ आ गया। हुंड ने इसका रूल, हाँ ये हुंड साइंटिस्ट है, आप वो नहीं थे ना कि ये हुंड साइंटिस्ट थे। तो हुंड के नियम से और आप वाव के नियम के कॉम्बिनेशन से खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत, अगर एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको पेयर्ड कहते हैं और सिंगल भरा है तो अनपेयर्ड। ठीक, अब मेन टॉपिक है, यहाँ से आता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड मैग्नेटिक मोमेंट निकालने को। ठीक, ये सबसे बेहतरीन टॉपिक है पूरा केमिस्ट्री में। इसमें कंपटीशन के भी क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। देखो तुमसे कह देगा स्कैंडियम 21 पे डबल प्लस चार्ज लगा है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करो और मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। तो देखो अगर मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो निकालना ही पड़ेगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा गया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालें, मैग्नेटिक मोमेंट जोड़ने। लेकिन अगर मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया है तो मजबूरन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना ही पड़ेगा। बिना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाले आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल ही नहीं सकते हो। देखो बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला काम, जो एलिमेंट है उस पे जितने प्लस चार्ज लगे हैं, ठीक, उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन पता कर लेंगे। 21 होते हैं, 2 प्लस चार्ज लगे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, फिलहाल इलेक्ट्रॉन बचे हैं 19। जितने प्लस चार्ज लगते हैं उतने इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर जाते हैं। ठीक, अब देखो अब 19 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। तो सबसे पहले उठाएंगे 1s को, 1s2 स्क्वायर नहीं बोला जाता है, 2 बोलते हैं। ठीक है, तो 1s2, फिर कॉमा लगाकर 2s, फिर s ऑर्बिटल है, नंबर से कोई मतलब ही नहीं, s ऑर्बिटल में 2 ही आते हैं, 4 हो गए। जब तक पूरे ना भर जाए भरते रहो। फिर आता है 2p6, 2p आती है मतलब p में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम 6, जितने आ सकते हैं जब हैं तो भरो, तो 6 हो गए। 19 में से भी 10 ही भरे, अभी पूरे नहीं भरे, तो अभी आगे आएगा 3s, 3s, s में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 12 हो गए। अभी भी बच गए 3p, p में आते 6 हो गए। अब हमारे पास 18 हो गए, सिर्फ एक बचा है। तो 3p के बाद आता क्या है, 4s आता है, तो 4s ले लो। ठीक, सॉरी इस, हाँ एक तो एलिमेंट जो है उस पर प्लस चार्ज लगे हैं, इलेक्ट्रॉन पहले 4s में भरते हैं, बचते हैं तो 3d में। बट अभी बताया था जब प्लस चार्ज लगते हैं तो इलेक्ट्रॉन 4s में इंटर ही नहीं करता है, तो 4s में भरे नहीं आता है, सीधे 3d में भरेंगे। तो 18 हो गए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा है। तो पहले तो कॉमा लगाएंगे नहीं हम लोग, नहीं 3p नहीं, यहाँ में नहीं लगेगा, वो 4s की वजह से लगाया था हमने। ठीक है, 19 इलेक्ट्रॉन हो गए, भर गया। अब क्या करेंगे, हमेशा लास्ट वाला उठाएंगे, हमेशा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना वो लास्ट मिलेगा, क्योंकि शुरुआत से तो पेयर भरते चलते हैं ना, तो शुरुआत में तो पेयर्ड मिलेंगे, अनपेयर्ड हमेशा लास्ट में ही मिल सकता है। तो 3d1 उठाया, तो लास्ट वाले सब सेल को उठा लेंगे। अब d में बॉक्स कितने होते हैं, 5, तो d के अकॉर्डिंग हम 5 बॉक्स बना लेंगे। अब इलेक्ट्रॉन फिल करना, एक ही इलेक्ट्रॉन है भर लिया, हमें चाहिए थे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनका पेयर ना बन पाए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन केवल 1 है, तो देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 1। हमें वो इलेक्ट्रॉन चाहिए जो सिंगल भरा हो, जिसका पेयर ना बन पाया। तो 3d में एक ही इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड है नहीं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 1। नाउ अब मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर n इंटू n प्लस 2। अब यहाँ पे n क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही होता है n।
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वही होती है n। तो हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल आया 1, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। n की वैल्यू है 1, यहाँ पे 1 + 2, तो अंडर रूट के अंदर हो गया 3, हाइट एंड डिस्टेंस बड़ी होगी तो √3 की वैल्यू होती है 1.732 bm। ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस बड़ी है तो उसमें √3 की वैल्यू। अब अगला क्वेश्चन देखो, मान लीजिए आपको दे रखा है निकिल पर डबल पॉजिटिव चार्ज लगा दिया गया, ठीक। तो जितने प्लस चार्ज लगे पहले तो उतने इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर दो, तो इलेक्ट्रॉन बचेंगे 26, तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब 26 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो, 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, 3p6, 18 हो गए। अगर ये प्लस चार्ज ना होता तो पहले 4s आता, बट प्लस चार्ज लगा होता है तो इलेक्ट्रॉन 4s में जाता ही नहीं है, सीधे 3d। 18 हो गए, 8 बचे। हमेशा लास्ट वाले को उठाएंगे, 3d 8 उठा लिया। अब हमें d में 5 बॉक्स होते हैं तो 5 बॉक्स बना लिए, 8 बेटा, तो 8 बने 1 2 3 4 5, अभी भी बच गए हैं तो 6 7 8 हो गए। अब हमको चाहिए अनपेयर्ड टर्न, तो देखो अनपेयर्ड निकालना है जिसका पेयर ना बना हो। तो देखो इस बॉक्स में इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड है तो ये तो अनपेयर्ड में आएगा नहीं, यहाँ भी पेयर्ड है इसको छोड़ दो, यहाँ भी पेयर्ड इसको छोड़ दो, एक अनपेयर्ड ये हो गया, एक अनपेयर्ड ये, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास 2। अब मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर n × n + 2, अंडर रूट n की वैल्यू है 2 और 2 + 2, तो ये हो गया 2 और 2 2 हो गया 4, 4 का रूट ले लेंगे तो 2 और इसका मिलेगा नहीं तो 2√2। चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो, अगर हल करने का मन है तो आगे भी हल कर सकते हो। 2 × √2 की वैल्यू होती है 1.414 हाइट एंड डिस्टेंस में, मल्टीप्लाई कर लोगे 8282। मैग्नेटिक मोमेंट क्या की जो यूनिट होती है वो होती है बोहर मैग्नेट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होती है बोहर मैग्नेट्रॉन, शॉर्टकट में BM लिखा जाता है। तो ये दो क्वेश्चन। मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो किसी भी ऑर्बिटल के लिए आ सकता है। देखो मान लो क्वेश्चन दे रखा है आपको सिलिकॉन, क्या देगा, इस पर डबल पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, या केवल सिलिकॉन है, हमने आयंस नहीं बनाया, इसमें हमें कह रहा है कि अनपेयर्ड निकालना है। तो सिलिकॉन का करो, सबसे पहले 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, बट बचे नहीं है, 12 हो गए, केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे, हो गए 14। अब हमको लास्ट वाला उठाना होगा, तो 3p2 उठा लो। p में बॉक्स होते हैं 3, तो 3 बॉक्स बना लिए। हमें हुंड के नियम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल करनी, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये पहला और ये दूसरा, अब बचे ही नहीं। अगर हुंड का नियम ना पढ़ा होता तो हम इलेक्ट्रॉन ही गलत भरते, पूरा क्वेश्चन ही गलत, क्योंकि हुंड का नियम नहीं पढ़ते। तुमको पता कि हर एक बॉक्स में 2 आते हैं, तो तुम तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के यहीं पे भर देते, तो अनपेयर्ड हो जाता 0। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14। तो आपने 2 पॉजिटिव चार्ज लगाया ना उसमें? लगाया कहाँ, कुछ नहीं लगाया, कहाँ लगा। 3p2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला दूसरा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है n की वैल्यू हो गई 2। अब हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो ये होता है अंडर रूट के अंदर n × n + 2, अंडर रूट n की वैल्यू है 2, 2 + 2, तो ये हो गया 4, 2√2, 2√2 में अभी बताया था 1.414, या केवल 2 ही डिजिट तक रखा करूं, तो ये हो जाएगा 2.8 bm बोहर मैग्नेट्रॉन। दिक्कत थोड़ा टिपिकल रहता है। एक क्वेश्चन और देखो, पूछा जाता है वो वाला क्वेश्चन बताओ।
जो उसमें आता कंपटीशन में। पहले इसको क्लियर तो कर लो धीरे धीरे। यार ये नहीं कंपटीशन हो जाएगी। सुनो। ट्वेंटी का करना है, इस पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 हो गए। अब 3p के बाद आता है 4s 4s2। हमेशा लास्ट वाला सबसेल उठाते हैं तो 4s2 उठा लेंगे। अब हमेशा लास्ट वाला सबसेल उठा के s ऑर्बिटल में केवल एक ही बॉक्स होता है, एक बॉक्स बना लिया। 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला क्लॉकवाइज बढ़ते हैं, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज बढ़ते हैं। तो हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है n। तो कैल्शियम का लास्ट सबसेल 4s था और 4s में इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड हो गए, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 0। नाउ मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 2। अंडर रूट के अंदर n की वैल्यू है 0 और 0 प्लस 2, तो 0 का मल्टीप्लाई चाहे इसमें करो 0 और रूट में भी 0। तो कैल्शियम में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। इसी के अंतिम क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या रीजन है Cu प्लस का मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो 0 होता है, जबकि Cu डबल प्लस का मैग्नेटिक मोमेंट 1.732 Bm होता है। Why? क्वेश्चन आता है कि Cu प्लस का मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, जबकि Cu प्लस प्लस का मैग्नेटिक मोमेंट 1.732 Bm होता है। मतलब हमको इस बार निकालना नहीं है, Cu प्लस का 0 होता है वो खुद ही बता रहा, रीजन बताना है। और Cu डबल प्लस का 1.732 Bm होता है, बट होता क्यों? तो पहले तो उनके क्वेश्चन का हम आंसर चेक कर लेंगे कि वाकई में ऐसा होता है नहीं। भाई ये तो क्वेश्चन कह रहा है, किसी ने आके कह दिया कि Cu प्लस का मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, और हमें पता भी नहीं है ना कि होता भी है कि नहीं। तो हम अपनी सुविधा अनुसार चेक करने के लिए हम अपने हिसाब से पहले निकालेंगे। तो जरूर निकाल के देखते हैं। Cu का एटॉमिक नंबर होता है 29, एक प्लस चार्ज लगा है तो हम एक प्लस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर जाएगा, 28 बचेंगे। अब 28 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d 10 बचे ही नहीं। हमेशा लास्ट वाला उठाते हैं तो 3d10। तो d में इलेक्ट्रॉन है, बॉक्स होते हैं सॉरी 5 और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 0। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा कि इसमें 0 होते हैं तो निकाला, वाकई में 0 आया। अब हम इसका भी चेक कर ले रहे हैं। Cu डबल प्लस 29 है तो 2 प्लस लगे, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 27 बचेंगे। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 3d 9 हो जाएगा। हमेशा लास्ट वाले सबसेल को उठाया जाता है, तो लास्ट को उठा लो 3d 9। d में बॉक्स होते हैं 5 1 2 3 4 5 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 4 जगह पेयर्ड है, एक जगह अनपेयर्ड है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 1। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग यही करके और यहीं पे आंसर लिख के छोड़ के चले जाते हैं। उनको लगता है कि यही पूछा गया, जबकि ये आपने सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन से कोई मतलब ही नहीं, ये तो अपनी सुविधा। वो क्वेश्चन में थोड़ी ना कह रहा कि तुम सॉल्व करके चेक कर लो, वो तो ये कह रहा कि भाई Cu प्लस का 0 होता है और C डबल प्लस का इतना होता है, लेकिन क्यों होता है बताओ। भाई यहाँ पे n की वैल्यू 1 आई है तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, अनपेयर्ड 0 है। अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालें देखना तो हो जाएगा n इंटू n प्लस 2।
तो n की वैल्यू है 1, 1 + 2, तो अंडर रूट के अंदर 3 हुआ और √3 की वैल्यू होती है 1.732 pm। तो ये तो जो कह रहा था वो ऐसे यहाँ पे अगर निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर n × n + 2 होगा। अब n की वैल्यू है 0, तो 0 + 2 ओवरऑल 0। तो ये तो जो क्वेश्चन में कह रहा था हमने वही किया है, उसका मतलब ही नहीं। वो तो ये कह रहा था कि होता क्यों है, वो तो तुमने अपनी सुविधा अनुसार चेक किया, तुम्हें तो उसकी बात विश्वास नहीं था कि 0 होता है, तो हमने हल करके देखा वाकई में आया। तो देखो रीजन ये लिखा जाएगा इसमें कि किसी भी एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर। किसी भी एलिमेंट का या आयन का मैग्नेटिक मोमेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एनी एलिमेंट और आयन डिपेंड्स अपॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। Cu+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो 0 आती है, इसलिए Cu+ का मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो गया 0। वाइल जबकि Cu++ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू 1 आई है, इसलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना हो गया √3 यानी 1.732 pm। मतलब आप ये करके दिखाओगे बट आपको रीजन लिखना पड़ेगा। किसी भी एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। क्योंकि Cu+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, इसलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 होगा। वाइल Cu++ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, सो द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cu++ इज 1.732 pm। ठीक है, बस आज इतने रखो, कल इसके आगे बढ़ाएंगे। एक बच गया। Cu++29 लिखा है, हाँ तो वहाँ 28 भी तो लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं, ये एलिमेंट के एटॉमिक नंबर फिक्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल देखी कभी? नहीं पीरियोडिक टेबल नहीं देखी कभी? अभी 9th में है, हाँ तो 9th में है पीरियोडिक टेबल। तो अभी कॉपी नहीं मिली। मेरे पास अच्छा। याद करने ले लो। पीरियोडिक टेबल में ये याद कर लो। ये एलिमेंट है, इनके एटॉमिक नंबर फिक्स होते हैं, कभी बदल नहीं सकते हैं। एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर कभी भी चेंज नहीं होते हैं।